स्वागत है आपका विंग कमांडर अनुमा आचार्य नई परख के मंच पर एक बार फिर। पिछली बार हम लोगों ने जब नई परख के मंच पर पहली बार आपसे चर्चा की थी तो हम लोगों का वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ और उसे लाखों लोगों ने देखा। आज एक ऐसी समस्या के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसको प्रतिरक्षा की शब्दावली में टू फ्रंट वार यानी दो मोर्चों पर अगर एक साथ युद्ध लड़ना पड़े भारत को तो उसे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर जगह-जगह विभिन्न मंचों के ऊपर चर्चा हो रही है। कई प्रतिरक्षा विशेषज्ञ अपनी-अपनी बात इसके ऊपर कह रहे हैं। बिल्कुल हाल ही में पिछले ही हफ्ते सरकार ने घोषित किया है, रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है कि भारत सरकार फ्रांस की 10 कंपनी से 114 राफेल फाइटर जेट और खरीदेगी। ये सौदा बहुत बड़ा है। इस सौदे में 3.25 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, यानी 36 से 40 अरब डॉलर इस सौदे में खर्च होंगे। और ठीक फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा से ठीक पहले इसकी घोषणा हुई है। और साथ में हमें यह भी बताया गया है कि भारत की वायुसेना के अंदर 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए, लेकिन अभी केवल 29-30 स्क्वाड्रन हैं और ये लंबे अरसे से हमें पता लग रहा है कि ये स्क्वाड्रन कम पड़े हुए हैं। 11 साल से मोदी सरकार सत्ता में है, वो इन स्क्वाड्रन्स की भरपाई नहीं कर पाई। हमारी वायुसेना लगातार शिकायत करती रही। वायुसेना अध्यक्ष ने भी कई तरह की शिकायतें मीडिया के सामने की, अपने कार्यक्रमों में की, अपने खुले भाषणों में की, लेकिन सरकार के कानों पे इसकी जू नहीं रेंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा विंग कमांडर अनुमा आचार्य कि ये इतना बड़ा जो सौदा फ्रांस के साथ हो रहा है, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? ये भारत के लिए कितना उपयोगी होगा? क्योंकि राफेल विमान अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान ने गिरा दिए थे। अब तो भारतीय सैनिक अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है, भारत की तरफ से भी। हालांकि कितने विमान गिराए गए ये संख्या अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विमान तो गिरे ही। और जो 10 कंपनी है जो राफेल भारत के पास थे, उसका सोर्स कोड देने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई है। इन तमाम विवादों की रोशनी में आप इस सौदे को किस दृष्टि से देखती हैं? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। इस सौदे के बारे में सरकार ने काफ़ी मीडिया में खबरें चलाई हैं और हुँ, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हुँ, जिस 42 स्क्वाड्रन्स की हम बात करते हैं, हुँ, वो जब पूरी हो जाएँगी, इस वक़्त हमारे पास पेपर्स पे तो शायद 28 या 29 स्क्वाड्रन्स हैं, लेकिन हमारी इफ़ेक्टिव स्क्वाड्रन्स जिसके एयरक्राफ्ट्स वाक़ई तुरंत युद्ध के काम में लाए जा सकते हैं, 24 या 25 हैं। उसमें डेढ़ अच्छा, विंग कमांडर आचार्य, मैं एक बात नई परख के दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ, एक स्क्वाड्रन में कितने विमान होते हैं? देखिए, अब तो वैसे हम पहले ये चीज़ें बोलते नहीं थे, लोगों को बताते नहीं थे, हुँ, लेकिन अब तो ये ओपन सीक्रेट है। आप देख लेंगे, कहीं पर भी आप ढूँढना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा हुँ, कि 14+2 आम तौर पे जो हमने सीखा है 14+2, कुछ लोग 16+2 कहते हैं। हुँ, हुँ, मतलब 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं हुँ, और बाकी 14 या 16 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट होते हैं। ये हुँ, आपको अब हर जगह मिल जाएगा। ये केवल ऐसी जानकारी नहीं बची है जिसमें एक स्क्वाड्रन कितने एयरक्राफ्ट से बनी होती है वो बताना अलग से कोई गलत बात मानी जाए। हुँ, तो एक तो ये है कि हमें लगभग ये समझ लीजिए हमें 125 जहाज़ों की ज़रूरत है अच्छा। और हमने ये कमी जो है ये हमारी अटल बिहारी जी की सरकार के समय से ये कमी का एक गैप शुरू हुआ। इसके पहले हमारी कांग्रेस की सरकारें जो थीं उन्होंने हर साल लगभग 28 के औसत से, क्वांटिटी की बात कर रही हूँ मैं, प्रकार की बात नहीं कर रही हूँ। क्वांटिटी में हर साल एक औसत 28 समझ लीजिए, अपने पूरे शासनकाल में इतने जहाज हर साल खरीदे एवरेज। तो इस तरह से एक एवरेज आता है लगभग 3000 से ऊपर जहाज कांग्रेस की सरकारों ने खरीदे और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 सालों में अभी तक केवल 36 जहाज खरीदे हैं, जिसकी भी उन्होंने पूरी प्रक्रिया नहीं की है, टेंडरिंग उन्होंने की है। हुँ, मैं भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक्स ब्रांच के पहले महिला बैच की अधिकारी हूँ और हुँ, लॉजिस्टिक्स ब्रांच का काम पिन से लेकर एयरक्राफ्ट तक की खरीद में हुँ, अपनी भूमिका निभाना होता है। हम इंजीनियर्स नहीं होते थे, अब हमारी ब्रांच इंजीनियर्स से उनको इंजीनियर्स को इंडक्ट किया जाता है।
पहले केवल साइंस ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए लॉजिस्टिक्स ब्रांच थी। तो इसमें जब कांग्रेस की सरकारों ने 2007 में आखिरी बार राफेल की टेंडरिंग की थी। दरअसल टेंडरिंग उन्होंने एमएमआरसीए प्रोजेक्ट की थी, मीडियम मल्टी रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, और उसमें राफेल और यूरोफाइटर ये 2 एयरक्राफ्ट्स पैरामीटर्स पर खरे उतरे थे, लेकिन कमर्शियल पैरामीटर्स पर राफेल के दाम कम थे। L1 जो था वो राफेल था, और इसके पहले कि 2012 में इसका सप्लाई ऑर्डर हम दे पाते, 2 चीजें हुई। एक तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके ऊपर एक कोर्ट केस लगाया कि जो राफेल का सिलेक्शन है वो गलत है, उसमें कहीं ना कहीं कोई धांधलेबाजी हुई है, स्कैम है। और दूसरी तरफ दासो एविएशन ने एचएएल के प्रेमाइसेस में जिन जहाजों को बनाना था, 118 जहाजों को, जो 18 जहाज उड़ के आने वाले थे फ्लाई अवे कंडीशन में, जो कि फ्रांस में बनते, और बाकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हम भारत में बनाते, जिस तरह से हम सुखोई 30 का भी काम करते हैं, मिग 21 का भी करते रहे हैं, मिराजेस भी यहीं पर, जो हमारे एचएएल के प्रेमाइसेस में अलग अलग डिविजन हैं एचएएल के जो इस तरह के काम करते हैं। तो एक तरह से हम एचएएल मींस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी, एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बैंगलोर में है। तो इसके अलग-अलग डिवीजन हैं भारत में, और इन जगहों पर ये अलग-अलग तरीके के जहाज, कहीं रशियन, कहीं फ्रेंच, ये जहाज अलग-अलग जगहों पर दोबारा से पूरे रिफर्बिश हो जाते हैं, और उसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अब तक हमारे पास आती रही है। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि मिराज 2000 का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इतना शानदार था कि उसमें फ्रांस ने जो हमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स दिए थे, तो उसमें एक क्लॉज था, बाई बैक क्लॉज, कि अगर 10 सालों में हमें आपके इन आइटम्स की जरूरत नहीं पड़ी तो आप हमसे खरीदोगे वापस और पैसे वापस दिए जाएंगे। कितनी समझदारी से उस समय इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए, पहले तो पिछले 11 सालों में मैं आपको बता दूं, एक सिंगल एयरक्राफ्ट की भी टेंडरिंग नहीं हुई। आखिरी टेंडरिंग जो किसी एयरक्राफ्ट की हुई थी वो थे अपाचे और चिनूक, जिनकी टेंडरिंग 2009 और 10 में यूपीए की सरकार ने की थी। बीजेपी की सरकार ने आज तक एक भी टेंडर नहीं किया है, लेकिन जब अपाचे और चिनूक आए तो उसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठा लिया, जिसके समय में सप्लाई ऑर्डर भी शायद नहीं गया था, सारा काम यूपीए की सरकार में हो चुका था। खैर, अब आते हैं इन जहाजों पर जहां 42 क्वाड्रंट्स हमारी कम हैं। तो एक हमारे यहाँ डिफेंस परचेज प्रोसीजर और डिफेंस परचेज मैनुअल्स हुआ करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी अरबों की डील होती हैं, तो उनके लिए ऑडिट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं कोई गलत आइटम ना आ जाए, गलत दामों पे ना आ जाए, क्या हमने नेगोशिएट किया कि नहीं किया, क्या हमने जब बैंक में लेटर ऑफ क्रेडिट खोला तो क्या हमने सही टर्म्स एंड कंडीशंस का फॉलो किया, क्या हमने उसमें किसी तरह का अगर वो डिले करें हमें पहुंचाने में तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई कि नहीं लगाई, क्या किसी तरह का फॉरेन नेशनल के जो धांधलीबाजी का या दलाली के किसी क्लॉज को हमने अरेस्ट किया कि नहीं किया, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। 2000 के कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी गारंटी क्लॉज वगैरह सब इंटैक्ट थे, लेकिन जब दासो एविएशन से हमने ना खरीद कर, आपको मैं 2 अंतर बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि देखिए, एक तो होता है टेंडर के द्वारा परचेज, जिसमें आप विश्व से उसी पैटर्न के जो आपको चाहिए वैसे एयरक्राफ्ट्स का आप टेंडरिंग मंगाते हैं और काफी लोग उसमें बिड करते हैं, तो हमको बेस्ट डील मिलती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम अगर इंटर गवर्नमेंट डील करें, हमने ये पक्का कर लिया है कि यही जहाज हमको चाहिए, ये हमारे सारे मापदंडों पे खरा उतर रहा है, तो हम इंटर गवर्नमेंट डील करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट बीच में होती है, हम कंपनी से डायरेक्ट डील नहीं करते। और इस डील में हमेशा इसका बेसिक जो सेट यार्डस्टिक है, इसमें हमें सस्ते दाम मिलते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट कंपनी हमसे नहीं लेती, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑलरेडी उनकी गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, तो हमको कम दामों में मिलता है। लेकिन राफेल की जो 36 एयरक्राफ्ट हमने खरीदे, उसमें क्या गड़बड़ हुई? आपने कहा इंटर गवर्नमेंट डील है ये, लेकिन उसके बाद भी जो एक जहाज 300 करोड़ में यूपीए की सरकार खरीद रही थी, उसके दाम लगभग 1500 करोड़ दिए गए। अब इस पर जब सवाल उठे तो सरकार ने कह दिया कि हम फुल्ली लैडेन एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, यानी कि हम पूरा एयरक्राफ्ट, इसमें और किसी चीज की बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे इक्विपमेंट, सारे सिस्टम इसके अंदर हैं। लेकिन मैंने बाद में सुना कि उसके बाद कुछ मिसाइल सिस्टम्स और दूसरी चीजें खरीदी गई। तो
5 गुना दाम लगभग, क्योंकि सरकार ने दाम बताने से मना कर दिया। डील की टोटल कॉस्ट ज़रूर यहाँ-वहाँ छपती रही है, कई जगहों पर दिखी है और ऐसे स्रोतों में दिखी है जहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो ये उससे समझ में आता है कि 36 जहाज़ों के खरीदने में हमने 5 गुना ज़्यादा दाम दिए। एक चीज़ अभय जी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि कोई भी जहाज़ की खरीदने की शुरुआत सबसे पहले हम उसके क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हम ये पता करते हैं हमें क्या चाहिए, हमारे पायलट को क्या-क्या सुविधाएँ चाहिए। पहले पायलट अपनी सुविधाएँ बताता है, इंजीनियरिंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो ये बताते हैं कि हाँ भाई इस तरह का जहाज कि क्या-क्या उसमें होना चाहिए, और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स का काम होता है कि फिर वो लेटर ऑफ इंटेंट मंगाए, मार्केट सर्वे करे। जब हमारे यहाँ एरो इंडिया होना शुरू हुआ पिछले 2007 से, तो एरो इंडिया में पूरे देशों के जहाज आते हैं, वो हमें अपनी उड़ान करके दिखाते हैं, अपने सिस्टम्स दिखाते हैं। तो इस तरह से जो पहले की सरकारें हैं वो उन्होंने ग्लोबल टेंडरिंग को बढ़ावा दिया था। मोदी जी की सरकार एक सिंगल कंट्री को पकड़ लेती है और उससे आईजीए तो करती है इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, लेकिन उससे भी महंगे जहाज लेती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर प्रक्रिया से जाते हैं तो उसमें 9 साल लगते हैं, क्योंकि टेंडर में आपको 3 महीने का समय देना पड़ता है। टेंडर होता है, टेंडर पहले आपकी टेक्निकल बिड होती है, कमर्शियल बिड होती है, उसके बाद जब टेंडर सब खुलता है तो L1 कौन है, फिर उसके साथ प्राइस नेगोशिएट होती है, फिर उसके बाद बैंक आता है, इंडियन बैंक, और वहाँ का जो अपॉइंटी बैंक होता है उस प्ले में आते हैं। कुल मिला के इस पूरी प्रक्रिया में जब सप्लाई ऑर्डर शुरू होता है जहाज आना, 8 से 9 साल लगते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब इंटर गवर्नमेंट डील में भी अगर हम देखें कि एक तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि राफेल ही क्यों ले रहे हैं भाई? क्या हमें तरक्की नहीं करना है? क्या हमें आगे की टेक्नोलॉजी पर नहीं जाना है? थोड़े से अपग्रेड के साथ अब फिर राफेल लेंगे, क्यों? आप रैप्टर क्यों नहीं ले सकते अमेरिका का? पर मैं अमेरिका के लिए उतनी सलाह नहीं दूंगी क्योंकि वो एक ट्रस्टेड पार्टनर रहे हैं। हम सुखोई 57 क्यों नहीं ले सकते भाई रशिया से? 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। राफेल तो अभी भी 4.5 4.5 जनरेशन का कहलाता है। तो जब हमको लेना ही है, आप अगर कार खरीदने जाते हैं तो आप आज की तारीख में कौन सा मॉडल खरीदना चाहेंगे? आप खरीदना चाहेंगे ना 2026 का मॉडल। तो 2025 के मॉडल का या 2019 के मॉडल को कोई नया खरीद के क्या करेगा? तो पहला सवाल तो यही है कि आप राफेल ही क्यों खरीदना चाहते हैं? आपको रशिया ऑफर कर रहा है। हमारा अपना आम का प्रोजेक्ट है, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, वो क्यों नहीं हम आगे बढ़ा रहे हैं? इतना लोकल वोकल करते हैं, क्यों नहीं हो रहा है वो सब? तो मैं ऐसा सीमा जी, मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए। मैं जी, 1981 में आके दिल्ली में पत्रकारिता करने लगा, बहुत जी, छोटा था मैं उस वक़्त। तो पहली रिपोर्टिंग जो मैंने की थी, पत्रकार के तौर पर, वो ये थी कि भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मेन बैटल टैंक बनने की क्या स्थिति है। आप सोचिए मैं कितनी पुरानी बात कह रहा हूँ। एलएसी और एमबीटी बनने की क्या स्थिति है। उस वक़्त भी मेरी रिपोर्टिंग निराशा से भरी हुई थी और मैंने उसमें तमाम तथ्यों के बाद ये एक निष्कर्ष निकाला था कि भारत एक प्रभावी एलएसी और मेन बैटल टैंक बनाने से काफ़ी पीछे है और बार-बार कई तरीके से विफल हो रहा है। आज की तारीख में भी वही स्थिति है। अभी जब एक अभी जब एक एयर शो के अंदर भारत ने अपना एलएसी उड़ाया, तो एलएसी वहाँ गिर पड़ा। वो सब हम लोग जानते हैं उसकी क्या वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहले भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है एक बार। आज भी वही स्थिति है इनकी। जी। ये थोड़ा-सा हमारी दुखती नब्ज़ है। और 1980 में जब आप बात कर रहे हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए जब बनाने की बात हुई थी, हुँ। तो 84 से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। एचएएल बैंगलोर इसे बना रहा था। 2000 में जब हम गए थे, तो तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ये चल रहा था कि 2 महीने में ये बस बिल्कुल कंगना तैयार हो। रनावत ने उसके ऊपर फ़िल्म बना दी है तेजस। जी, तो जी, तो 2000 में ये पक्का हो गया था कि ये एयरक्राफ्ट ज़रूर अब उड़ान भरेगा। एक चीज़ और है ना अभय जी, ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि मेक एंड बाय एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है, कि आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके जब तक आप बनाने की शुरुआत करेंगे, तब तक टेक्नोलॉजी और तेज़ी से भाग जाती है। तो भारत की सरकारें क्यों बाहर से खरीदती हैं? उसका कारण यही रहा कि क्या हमको बनाने में वो ज़्यादा सस्ता और बेहतर पड़ रहा है या खरीदने में पड़ रहा है। ये हम कमोबेश हर चीज़ के साथ इस तरह का निर्णय होता है कि मेक का डिसीजन करें या बाय डिसीजन करें। अगर लंबे समय पे वही-वही अपग्रेड बनाते जाना है, उसी-उसी एयरक्राफ्ट का अपग्रेड बनाना है, तो इट्स ओके हम यहाँ बना सकते हैं। लेकिन उतना फिर हमारी सरकारों के पास
बजट नहीं होता। आज भी देखिए आप डिफेंस बजट पे क्या खर्च हुआ है, रिसर्च पे कितना मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। तो हम इस समय मेक वाले कंडीशन में नहीं है, और आज बाय वाली 2000 कंडीशन को में। इतने साल होने के बाद भी 25 साल हो गए पूरे, उसके बाद तो भी अब ये जो राफेल आएँगे, जी। तो वो कब तक आएँगे ये? जी, जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा दोनों गवर्नमेंट के बीच में, हुँ, हुँ, उसके बाद फेजेज़ में आते-आते 7 से 8 साल ज़रूर लगेंगे इसमें, हुँ, क्योंकि इस तरह से सीधा-सीधा कोई एक काउंटर पे खड़े होकर हमको नहीं लेना है, और इस बीच में टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी, तो हम एक कम टेक्नोलॉजी वाला थोड़ा-सा अपग्रेड के साथ में जहाज, और हुँ, पिछली बार जो हमने सुना है 1500 करोड़ में जो था, अब शायद कोई चैनल, कोई न्यूज़पेपर्स ये बता रहे हैं 2400 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट है, कोई बता रहा है 3000 का है। तो ये तो कमाल ही है कि आप अपग्रेडेड प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो और आप दाम अपग्रेड कर दे रहे हो। ये तो थोड़ी समझ की तो बाहर इसका की बात मतलब है। ये हुआ कि हमारे पास जब पहला राफेल आएगा, वो एयरक्राफ्ट तो 2031 या 32 में आएँगे वो तो। देखिए, अगर 18 तो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान आएँगे, और चीन क्या इसका इंतज़ार करेगा कि भारत के पास एयरक्राफ्ट आ जाएँ, फिर हम युद्ध छेड़ें इनके मुकाबले? नहीं, आपका सवाल दुरुस्त है। मुझे लगता है कि अगर 18 एयरक्राफ्ट की बात है, तो जब 36 एयरक्राफ्ट आने में लगभग 3-4 साल लगे थे, तो हुँ, 4 साल तो आप पकड़ ही लीजिए 18 हुँ, एयरक्राफ्ट आने में भी, क्योंकि अपग्रेडेड वर्ज़न की शुरुआत होगी। हुँ, पहला वाला जो था वही बने हुए रखे हैं, वही अगर ले लेंगे और ज़्यादा दाम पे ले लेंगे, तो फिर मुझे तो कोई सरकार से उम्मीद वैसे भी नहीं है। हुँ, लेकिन इसको पूरे एयरक्राफ्ट्स आने में कम से कम 6 साल, 7 साल तो ज़रूर लग जाएँगे। भले ही हम इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट ले रहे हैं, हम पूरे टेंडर की प्रोसेस से नहीं जा रहे, हम किसी तरह का नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, जो भी होगा वो पीएमओ और सरकार के, फ्रांस की सरकार के बीच में होगा, जो कि अगेन हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का पालन नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उसके साथ भी 6 से 7 साल कहीं नहीं गए, अगर हमें 114 एयरक्राफ्ट लेने हैं तो इससे ज़्यादा ही समय लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि क्यों राफेल ही? क्यों अपग्रेडेड राफेल लेना है? क्यों हम जनरेशन 5 का एयरक्राफ्ट ना लें? आप अपनी इकोनॉमी को कुछ भी कुछ बोलते रहते हैं, झूठा सच्चा, थर्ड और फोर्थ और ये सब। हमको, सेनाओं को क्यों आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देने से बच रहे हैं? हमको क्यों पुराना एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है? एक सवाल सरकार के लिए मेरा है। तो इसे भी आपके प्लेटफ़ॉर्म पे जगह मिले। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। जी। अच्छा, आपने कहा ये सरकार कह रही है 114 राफेल हम खरीद लेंगे। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो मोदी जी के ऊपर दबाव डाल रहे थे ट्रम्प साहब कि आप जो वो 500 बिलियन, 500 अरब डॉलर का जो माल हमसे हमसे खरीदना है, उसके अंदर आप हमसे फाइटर जेट भी खरीदेंगे। फाइटर हुँ, जेट भी उसके अंदर, भले ही लिखित रूप से अभी सभी समझौते नहीं हुए हैं, लेकिन मौखिक रूप से तो मोदी जी उन्हें आश्वासन दे ही आए हैं कि भई $500 मिलियन का हम आपसे माल खरीदेंगे। वो माल तरह-तरह का होगा और उस तरह-तरह के माल में फौजी माल भी है। उसके अंदर फाइटर जेट भी है, इसकी भी चर्चा हो चुकी है दोनों नेताओं के बीच में। जी। तो उस हालत में अब भारत ने तो ये 114 खरीदने का सौदा कर लिया। एक अब की और वो जो ज़रूरी F-35 है वो बहुत महँगे हैं अमेरिका के। नहीं, F-35 महँगे हों, सस्ते हों, हमको नहीं लेना F-35, क्योंकि इलॉन मस्क ने खुद ने कहा है कि F-35 इज़ लाइक कचरे का डब्बा है। हुँ, इट्स नॉट अ गुड एयरक्राफ्ट। हुँ, हमको अगर अमेरिका से कुछ लेना है तो F-22 रैप्टर्स, वो क्यों ना लें हम? हमको लेना है तो हम F-35 क्यों लें, जिसके बारे में इलॉन मस्क ने काफ़ी नेगेटिव बातें की हैं, तो हमको लेना ही है तो हम वो क्यों लें? लेकिन हुँ, अमेरिका वो हमें देगा नहीं। एक चीज़ और है, हुँ, देखिए, हम ये कोई घर का सामान नहीं है। हुँ, अगर हमारी फ्लीट में एक बड़ी संख्या रशियन एयरक्राफ्ट की और सिस्टम्स की है, तो उससे रिलेटेड हमारे यहाँ अलग-अलग बेसिस पर बहुत सारी सुविधाएँ बनाई गई हैं, फैसिलिटीज़ बनाई बनाई जा चुकी हैं। हुँ, अब हमारे पास अभी तक फ्रांस और रशिया का था। अब अगर अमेरिका का सिस्टम हम लाएँगे, तो फिर एक एक्स्ट्रा खर्च उसकी फैसिलिटीज़ तैयार करने में भी लगेगा। हुँ, तो सरकार को हर तरह से ये समझदारी दिखाना है कि डिफेंस बजट ज़रूर बहुत कम है, लेकिन सपने इतने बड़े दिखा दिए। लेकिन उन सपनों में आपने एडवांस टेक्निक नहीं डाली। उन सपनों में आपने वही राफेल खाँचे में फिट कर रहे हैं, जिसको हमने आज से 2007 में जिसको टेंडरिंग में हमने अप्रूव किया था। आज 20 साल के बाद वही टेक्नोलॉज़ी ज़्यादा दाम में लेने का क्या अर्थ है? ये मुझे सरकार का रवैया समझ में नहीं आ रहा है। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो इस वक़्त
हम लोगों की विदेश नीति की जो हालत है, रक्षा नीति की जो हालत है, हम लोगों के पास कोई एक डिफेंस डॉक्ट्रिन नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में भी हम लोगों के पास कोई ऐसी डॉक्ट्रिन नहीं है, जिस पे भरोसा करके हम व्यवस्थित तरीके से अपनी विदेश नीति चला सकें। जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हम लोगों के संबंध अच्छे नहीं हैं। इस लिहाज से भारत सारी दुनिया में बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। अमेरिका इस पे हम इतना भरोसा करते थे, वो फील्ड मार्शल मुनीर को अपने साथ बुलाकर वो डोनाल्ड ट्रंप डिनर और लंच करते हैं और उनको अपना सबसे वो कहते आई लव मुनीर वगैरह, ये सब आई लव मोदी भी बोलते हैं और आई लव मुनीर भी बोलते हैं। तो ये सब सारा का सारा मामला चल रहा है। इस हालत से हम लोग वाकिफ हैं। कभी भी हम लोगों की सीमाओं के ऊपर एक बड़ा संकट आ सकता है। जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में दोस्तियां परवान चढ़ रही हैं, जो पहले कभी भी नहीं होता था। बांग्लादेश ने आमतौर पर पाकिस्तान के साथ में अपनी दोस्ती की पुष्टि भी कर दी है। तो ऐसी स्थिति में अपनी रक्षा सेनाओं को ये लोग कमजोर क्यों रख रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पहला कारण है कि सरकार अनस्किल्ड है। दूसरा, सरकार के अंदर समझ नहीं है। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार हमने देखा है सरकार प्रक्रियाओं से काम नहीं करना चाहती। इस सरकार के आने के बाद में सेना में इमरजेंसी परचेजेस के केस बढ़े हैं। इमरजेंसी परचेज वाकई केवल इमरजेंसी में की जाती हैं, उसका प्रोविजंस होता ही होता है और उसमें हमें महंगा सामान मिलता है। इस सरकार ने नॉर्मल टेंडर की प्रक्रिया खत्म कर दी, क्योंकि स्किल नहीं थी। हर जगह शॉर्टकट में काम करना है। मतलब एकदम हमको ये आइटम चाहिए तो आज हमको चाहिए, तो जिस दाम में मिलेगा उस दाम में हम खरीदेंगे। सरकार किसी पुराने स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं करती, जिसके कारण सरकार को नुकसान हो रहा है, देश की सेनाओं को नुकसान हो रहा है। इस शॉर्टकट से ना तो हमें इक्विपमेंट मिल रहे हैं टाइम पर, और दूसरी चीज बहुत ज्यादा दाम हमको देना पड़ रहे हैं। जबकि उल्टा होना चाहिए था, इस सरकार को खरीद के प्रोडक्ट्स के दाम सस्ते मिलने चाहिए थे अगर टाइमली सब कुछ करते। लेकिन इन्होंने जो पिछले 11 सालों में प्रक्रियाओं के ऊपर ही पूरा पानी फेर दिया, इसलिए हमारा जो नॉर्मल प्रक्रियाओं से हमारे जो इक्विपमेंट आया करते थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उनकी कमी हो जाती है, या वो इमरजेंसी परचेज में बिल्कुल आग लगने पर खरीदे जाते हैं। तो ये पहला कारण तो ये है कि सरकार के अंदर अनस्किल्ड लोग हैं, उनकी समझ सही नहीं है। कई बार ऐसा लगता है ब्यूरोक्रेसी ही सरकार को चला रही है। जो यूजर है उससे सरकार पूछ नहीं रही है तुम्हें क्या चाहिए, हम अगर ये कब तक चाहिए। ये दोनों चीजों के कारण सरकार ने सेनाओं के ढांचे को भी काफी कमजोर किया है। और उधर हमारे पास जो रशियन एयरक्राफ्ट ज्यादा हैं, रशियन प्लेटफॉर्म्स ज्यादा हैं, हमें उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, ये तो मैं उसके लिए बहुत अपने आप को इतना एक्सपीरियंस नहीं मानती हूँ, पर मुझे फिर भी लगता है कि अगर हम सुखोई 57 की तरफ जाएं तो हमें बेटर डील मिलेगी, हमें एक बेटर फ्लीट मिलेगी और काम भी जल्दी होगा, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज ऑलरेडी उस तरह पहले की ढांचा मौजूद है, जी। आधार मौजूद है। जी, अब मैं जी। दूसरे विषय की तरफ ले चलूंगा। हाल ही में इस बजट में एक प्रावधान किया गया है कि जो सैनिक युद्ध करते हुए घायल हो जाते हैं, उनमें से उन सैनिकों की जो कि सेना को बीच में नहीं छोड़ते अपने घायल हो जाने के कारण, नौकरी करते रहते हैं और पूरी नौकरी खत्म होने के बाद रिटायर होते हैं, उनकी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया गया है। तो इस तरह से युद्ध करते हुए घायल हो जाने वाले सैनिकों की 2 श्रेणियां बना दी गई। अब 2 तरह के घायल हो गए हैं। एक वो जिन्होंने घायल होने के बाद सेना छोड़ दी, उनकी जो पेंशन है वो इनकम टैक्स मुक्त है। और एक वो जो घायल होने के बाद भी लगातार अपने जज्बे के तहत नौकरी करते रहे और उन्होंने बिल्कुल आखिर में जाके अपना सेवा कार्य पूरा किया, उनके ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया गया है। तो इस बात के ऊपर पूर्व सैनिकों में बहुत नाराजगी है। सरकार को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मतलब उसको इससे सरकार को क्या फायदा होने वाला था? क्यों किया गया ऐसा? मतलब ये सब जो सरकार करती है, इसके पीछे तर्क क्या होता है मतलब? नहीं, ये निहायत ही ओछा एक हरकत कहूँ मैं, निहायत ओछी हरकत है, क्योंकि ये तो इतिहास और कानून दोनों से खिलवाड़ है। 1922 का जो इनकम टैक्स एक्ट आया था, उसके पैरा 18 और 19 में डिसेबल सैनिकों को टैक्स में छूट दी गई थी। 1961 से जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 297 2L, इसने भी इसे जारी रखा था और दशकों से चले आ रहे इस स्टेटस को बदलने की कोशिश 2019 के सर्कुलर और 2026 के फाइनेंस बिल में दिखाई देती है।
2023 में डिसेबिलिटी पेंशन का पहले नाम बदला गया, अभी तक तो ये पेंशन नाम था, फिर इसका नाम बदला गया, इसे कहा गया इम्पेयरमेंट रिलीफ। और ये करते ही ये सरकार की नीयत समझ में आ गई कि इसको ये टैक्स के दायरे में लाने वाली है। अब एक बात यहाँ हम बहुत अच्छे से समझ लें कि डिसेबिलिटी पेंशन बेसिकली एक मुआवजा है, इनकम नहीं है। एक व्यक्ति के हाथ पैर या किसी और लिम्ब या कोई और उसकी डेफनेस या कोई और इस तरह की प्रॉब्लम उसे सेवा में रहते हुए हुई है, तो उसके कारण सर्विस उसके कारण जिम्मेदार है। अगर वो व्यक्ति सर्विस में नहीं होता तो वो अपनी जिंदगी जीता और उसे उस तरह का प्रॉब्लम संभवतः नहीं होता। तो एक तो ये इनकम नहीं है, मुआवजा है। दूसरी चीज, सरकार कहती है हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, 100-125 करोड़ काट के बन जाओगे। आप देखिए इतने सारे हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं जिनको पेंशन मिलती है, उसमें से डिसेबल वाले कितने होंगे? भारतीय वायुसेना में तो बहुत ही कम है, नौसेना में भी कम है, ज्यादातर आर्मी में है क्योंकि बॉर्डर पे वो लोग जाते हैं, तो भी कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख। और उसकी आप पेंशन के ऊपर टैक्स लगाओगे, पेंशन तो उसे मिलेगी, उस पर आप टैक्स लगाओगे, कितना कमा लोगे? कितना कमा लेंगे? 100-125 करोड़। इतने का तो बीजेपी सरकारें धांधलियां कर देती हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। और उसके कारण हमारे जो सीएजी की रिपोर्ट्स आती हैं वो भी हजारों करोड़ की आती हैं, उतने की तो धांधली कर लेते हैं ये लोग। तो ये इतनी सी मिन्यूस्कुल रकम है, बहुत ही थोड़ी सी, उसके ऊपर दशकों पुरानी एक टैक्स की छूट खत्म कर रहे हैं और कहते हैं कि जी हम राष्ट्रवादी हैं और आप सैनिकों की कुर्बानियों पर टैक्स लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और एक चीज और है, 2019 के पहले इन्होंने क्या किया था, ये कहा था कि अगर डिसेबिलिटी पेंशन वाले सैनिक अपना केस जीत जाएंगे तो सरकार फिर उसके केस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर जाएगी। लेकिन ये बात भी आज से 3 साल पहले खत्म कर दी। जितने लोगों ने अपना कोर्ट केस आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में या दिल्ली हाई कोर्ट में जीत लिया था, सरकार ने उनको सुप्रीम कोर्ट में घसीटा। उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सरकार ने लगातार राष्ट्रवाद के साथ धोखा दिया है हमें अभय जी। आज सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने ओआरओपी दे दिया है। आपको मैं बताऊं, मेरे पति को मैं ओआरओपी सवाल पूछने ही वाला था आपसे, ये जी ओआरओपी, वन पेंशन वन रैंक वाला सवाल पूछने ही वाला था। नहीं, वो भी एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। ओआरओपी मुझे नहीं मिलता, मेरी 24 साल की कमीशन सर्विस है और उसके अलावा 1 साल की ट्रेनिंग है, तो 24 साल की कमीशन सर्विस के बाद भी मुझे ओआरओपी नहीं मिलता, लेकिन मेरे हस्बैंड को मिलता है जो मुझसे चंद साल पहले रिटायरमेंट जिन्होंने लिया। तो इस तरह से सरकार ने पूरे देश के पूर्व सैनिकों को और जनता को, पहले तो सैनिकों को मूर्ख बनाया, उनको उनके सुविधाएं नहीं दी, लेकिन जनता को यह कह के मूर्ख बनाया कि हमने, सरकार ने सैनिकों का ध्यान रखा है, ओआरओपी दिया है, कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया था। जबकि कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार ने फरवरी 2014 के बजट में ओआरओपी के लिए प्रोविजंस कर दिए थे, 500 करोड़ रुपए अलग कर दिए थे, जो एक्चुअल्स में होता अगर सरकार आती तो उसे खर्च करती, एक्चुअल्स में थोड़ा ज्यादा खर्च होता है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने सिवाय झूठ के और कुछ नहीं किया और नाम बदल के डिसेबिलिटी पेंशन पर भी टैक्स लगा दिया। जैसे उन्होंने कहा कि ये इम्पेयरमेंट रिलीफ है, ये डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। जी तो अनुमा जी, हम लोगों ने जिन विषयों पे हम चर्चा करना चाहते थे उस पे हम लोगों ने बहुत उम्दा और तलस्पर्शी चर्चा की कि आपने तमाम तकनीकी पहलुओं को, खास तौर से एयरफोर्स में फाइटर जेट लेने के राफेल, उस पे तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट किया। चलते चलते मैं एक सवाल पूछूंगा, जब राफेल का पहला सौदा हुआ था, उस पहले सौदे के साथ जो विवाद पैदा हुआ था, जिसमें राहुल गांधी ने एक नारा भी दिया था, चौकीदार चोर है, वो नारा उसी सिलसिले में आया था। दरअसल बहुत संक्षेप में बताइएगा, दरअसल उस विवाद का हुआ क्या? क्योंकि अगर वो उस विवाद का निपटारा नहीं हुआ तो जाहिर है कि वो समस्या दूसरे सौदे में भी कहीं ना कहीं होगी। देखिए, उस विवाद का निपटारा तो हुआ ही नहीं। बस सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अपर हैंड दिखाते हुए विपक्ष को बोलने से मना कर दिया। बंद लिफाफे में उसके जो दाम थे वो भी बंद लिफाफे में एक्सचेंज हुए। तो पूरा का पूरा वो सौदा, मैं तो आज भी मानती हूँ कि वो ट्रांसपेरेंट सौदा नहीं है। उसे पीएमओ ने किया है, रक्षा मंत्रालय का उसमें रोल नहीं है। ऑडिट जो हमारा पीसीडीए बैठता है उसका क्या ही उसमें रोल होगा। तो वो अभी तक वो जो डील थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है।
और इस सौदे में भी यही बीजेपी की सरकार करने वाली है, जबकि कांग्रेस की सरकारों पर आज तक जितने आरोप लगे हैं उनमें से किसी पर भी एक तो दोष साबित नहीं हुआ और दूसरे उन पर बात ही बंद कर दी। आपने सुना होगा अगस्ता वेस्टलैंड के ऊपर कितनी बात करती थी ये सरकार, लेकिन अब बात नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि सुषेण गुप्ता जो गुप्ता ब्रदर्स के थे उनके साथ रंजन भट्टाचार्य का नाम आ गया। अब रंजन भट्टाचार्य कौन है ये मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। राजकुमारी कौल से उनका क्या संबंध था? उनकी शायद डॉटर से उनकी शादी हुई है, तो जब उनका गुप्ता ब्रदर्स के साथ उस कंपनी में कनेक्शन आया तो मेरे ख्याल से उसके बाद इसके ऊपर बातचीत बंद हो गई है। ये एक तो और मैं बात जुड़ी हुई है, एक और जिसके ऊपर खामोशी है चारों तरफ से, वो ये है जी, कि राफेल की जो तकनीकी अ, देखभाल थी, यानी उसका जो मेंटेनेंस था, उसकी ज़िम्मेदारी अनिल अंबानी की कंपनी को दी गई थी और उसका उसका एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ था उसके अंदर। वो अनिल अंबानी इस वक़्त दिवालिया घोषित हो चुके हैं। हाँ, उनके आज ऊपर मैंने ईडी की सुना कि रेड्स बढ़ रही हैं, उनका एप्स्टीन फाइलों में नाम है और पता नहीं क्या-क्या वो एप्स्टीन के साथ एक वेजिटेरियन पास्ता डिनर करने गए थे और एप्स्टीन से कुछ नॉन वेजिटेरियन किस्म की बातें कर रहे थे वो। तो वो ये सब बातों के ऊपर ये सब बातें क्या राफेल की उस पहली डील से नहीं जुड़ती? देखिए, राफेल की पहली डील में एक और बात थी कि अमेरिका के साथ 75 सालों का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसके पैसे दिए हैं। तो हुँ, अनिल अंबानी की कंपनी क्या करने के लिए वहां पर थी? जब हाँ, आपने पैसे भी आपने अमेरिका को 75 सालों तक जो भी उसमें 75% उसकी जो भी मरम्मत होगी, 75 सालों तक नहीं, मैं हुँ, इसको करेक्ट करती हूँ, 75% उसके जितने भी इक्विपमेंट होंगे उस सब की रिपेयर का अगर सब कुछ पैसा भी हमने अगर दासो एविएशन को दिया है या फ्रांस की गवर्नमेंट को दिया है, तो अनिल अंबानी को क्यों बीच में डाला गया था? हुँ, मतलब उस केस में भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये बात तो सबको मालूम है कि अनिल अंबानी की कंपनी की तो रजिस्टर भी नहीं थी वो कंपनी। हुँ, जबकि 5 साल तक जब तक कोई कंपनी रजिस्टर नहीं होती है, तब तक उसको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील नहीं दी जाती, उसका प्रीमाइसेस के ऊपर इंस्पेक्शन होता है, वो सब कुछ नहीं हुआ था। कुल मिला के मैं एक चीज कहूंगी, नरेंद्र मोदी जी जाके हमारे सैनिकों के साथ दिवाली पर फोटो ऑप कराते, लेकिन उसका अर्थ सिर्फ यह है कि नरेंद्र मोदी अपने लिए फोटो ऑप कराते हैं, उसमें सैनिकों का कोई हित सधता हो, कोई हुँ। चीज ऐसी नहीं है। उन्होंने बार बार ये राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद का एक गोदी मीडिया के जरिए प्रचार करके पूरे सेनाओं को धोखा दिया है। चाहे अग्निपथ स्कीम हो जो कि सबसे खराब स्कीम अभी तक है, जिसके कारण सेनाओं में 2.5 लाख सैनिकों की कमी हो गई है। और जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते थे 15 और 17 साल की सर्विसेज में जिनको छोड़ा जाता था, उनको सरकार छोड़ नहीं रही है, क्योंकि अग्निवीर जो है वो 8 घंटे काम करते हैं, वो तो उस तरह से काम करते नहीं है समर्पण से। तो सेना के अंदर भी दो भाग हो गए हैं, एक अग्निवीर, एक नॉन अग्निवीर। एक ऐसे डिसेबल पेंशनर जिनकी पेंशन के ऊपर टैक्स काटेगी सरकार, एक ऐसे डिसेबल जो बाहर चले गए हैं जिनके ऊपर नहीं काटेगी। हर तबके को तोड़ा है और भारत की सेना को तो मोदी सरकार ने पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। आपकी बात से असहमत होने का कोई कारण नहीं है। आपने बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया। आप अपनी जानकारी नई परख के दर्शकों तक आपने पहुँचाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे के ऊपर और रक्षा नीति संबंधित दूसरे मुद्दों के ऊपर और अपनी सशस्त्र सेनाएँ हैं, उनसे संबंधित अन्य प्रश्नों के ऊपर हम लोग आपसे चर्चा करने का अनुरोध करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुमा जी। धन्यवाद।